आज हम क्लास 10th के थेल्स प्रमेय, इसका एक और नाम है आधारभूत समानुपाती प्रमेय। छोटे रूप में इसको हम बीपीटी बोलते हैं। इसका कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस प्रमेय को समझने के लिए पहले इसका हम बेसिक समझते हैं। तो हम लोग त्रिभुज को दो आधार पर पढ़ते थे, एक भुजा के आधार पे और एक कोण के आधार पे। कोण के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं और इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। यहां पर ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है और एक और त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम है DEF। ये आपका समकोण त्रिभुज है। एक और त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका GH, ये अधिकोण त्रिभुज है। तो जब भी हमें न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो न्यून कोण त्रिभुज में लंब आकृति के अंदर खींचा जाता है। जैसे यहां पर AM लंब भुजा BC पर खींचे तो AM जो है यहां पर लंब हो गया और BC आपका आधार हो गया। अगर इसी प्रकार से और भी आप न्यून कोण त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे अगर इस त्रिभुज का नाम हम दे दें MNO, ये भी आपका एक न्यून कोण त्रिभुज है और इस शीर्ष से अगर इस पे लंब डालें NP तो NP लंब हो गया और जिस भुजा पर डाल रहे हैं वो आपका आधार हो गया। तो NP आपका लंब है और OM आपका आधार है। तो अगर इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार, आधार हमारा इस त्रिभुज में BC है, ऊंचाई हमारा AM है। अगर इसी प्रकार से समझते हैं तो इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 गुने आधार, आधार हमारा OM है और ऊंचाई हमारा NP है। लंब का एक और नाम होता है ऊंचाई, कह सकते हैं इसको, या फिर इसको हम शीर्ष लंब कह सकते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार EF, ऊंचाई हो गया इसका DE। ये आपका अधिकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आपको लंब नहीं डालना है, न्यून कोण त्रिभुज में लंब डालना है आकृति के अंदर। अधिक कोण जो त्रिभुज होते हैं इसका लंब आकृति के बाहर डाला जाता है। इस प्रकार से इसका नाम हम P दे रहे हैं। तो GP इसमें लंब हो गया और इसका आधार देखा जाए तो जो इसका मूल भुजा पहले से था HI, तो G से P तक आपका लंब हो गया और H से जो I तक है आपका वो आपका आधार हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार आपका यहाँ पे हो गया HI और ऊंचाई आपका हो गया GP। तो इस प्रकार से आप तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले आप ज्ञात कर सकते हैं, जिसका उपयोग इस प्रमेय को सत्यापित करने में किया जाता है। तो हम इस प्रमेय को समझते हैं इसी के आधार पर।
तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज, एक हम त्रिभुज बनाते हैं, इस त्रिभुज का नाम हम दे दिए ए बी सी। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा, भुजा बीसी के समांतर, समानांतर हम खींचे। समानांतर हम वैसी रेखा को खींचे कहते हैं, वैसी दो रेखा जिनके बीच की लांबिक दूरी सभी बिंदुओं पे बराबर हो उसे हम समानांतर रेखा कहते हैं। तो ये भिन्न भिन्न बिंदुओं, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु का नाम दे देते हैं डी और इसका नाम ई दे दिए। एक रेखा खींची जाए, डी एक रेखा हो गया, तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अनुपात करने का मतलब है, अगर इसका हम अनुपात इधर से लिखते हैं जिस प्रकार से ए से लेकर डी तक, और बटा में अगर लिखे बी से लेकर डी तक, तो उसी प्रकार से इधर भी अनुपात होता है, ए से लेकर ई तक और ई से लेकर सी तक। और ये होता है कब, कि जब यहां पे ये पहले जो आपका त्रिभुज था, इस त्रिभुज के अंतर्गत यहां पे एक समानांतर रेखा खींची होता है। मतलब सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि यहां पर त्रिभुज की जो तीन भुजा है उसमें से किसी एक भुजा के समांतर इसके अंतर्गत रेखा खींची गई। आपके पास इस प्रकार से भी त्रिभुज दे सकता है, डी एफ की बात करें हम, तो भुजा डी एफ के समांतर भी हम ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं, इसका नाम एच और आई दे दिए इस प्रकार से। तो यहां पे हम बोले कि डी एफ के समांतर हम एच आई खींच रहे हैं। तो ये अब जब समांतर हो गया तो बताया कि एक ही अनुपात में विभाजित करें। अगर इसका हम अनुपात बनाते हैं ई से आई तक और बटा में अगर लिखे हम आई से एफ तक, तो इसी प्रकार से इधर भी लिखेंगे ई से लेकर एच तक और एच से लेकर डी तक, इस प्रकार से। अगर इसका और भी तरीके से हम अनुपात कर सकते हैं, जैसे अगर हम बोले कि ई से लेकर आई तक और पूरा अगर बोल दे कि ई से लेकर एफ तक, इधर अगर हम बोले ई से आई तक तो इधर ई से लेकर एच तक और इधर ई से लेकर एफ तक, तो इधर हो जाएगा ई से लेकर डी तक। लेकिन ये सब जो हम लिख रहे हैं कब लिखेंगे, कि जब त्रिभुज के अंतर्गत किसी भुजा, किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, तब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो अब हम इस प्रमेय को हम लोग सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिक को समझना है, और अगर सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हम, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। एक आपके पास त्रिभुज है, इसमें भुजा बीसी के समानांतर आपने एक रेखा खींची जो ए अन्य दो अलग अलग रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, और ये दोनों जो रेखा है आपका समानांतर है। तो सबसे पहले आपके पास दिया है क्या, उसको हम लोग लिखते हैं। तो हमारे पास दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें आपका भुजा बीसी के पैरेलल डी है, जिसमें बीसी पैरेलल डी है, इतना आपके पास दिया। तो अगर आपसे कभी भी समझना है तो समझिए क्वेश्चन में कैसे हम लोग बनाते हैं। आपको पहले समझ के रखना कि जहां पे थेल्स पर मैं अगर लगता है उसमें आपको गिवन के अंतर्गत दिया जो रहना चाहिए कि ये दोनों जो भुजा है वो एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। तो इसमें आपको जब अगर समांतर रहता है तो आपको सिद्ध करना है कि समानुपाती ला देना है, ए डी के बटा में डी बी और इधर हम ए ई के बटा में ई सी। और इसको हमें लाने के लिए कुछ रचना करने पड़ता है। रचना जो आप लोग को बेसिक को बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो छोटे वाले त्रिभुज की बात करें हम, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में लंब नहीं है, ऊंचाई नहीं है, तो एक लंब ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। तो हमने सबसे पहले ईएन लंब भुजा टोटल ए बी पर खींचा। ईएन लंब ए बी पर
और इधर से अगर हम एक और लंब खींच लेते हैं, इसका नाम दे दिए हम डीएम, कि डीएम लंब पूरा जो भुजा है आपका एसी पर खींचा, तथा इसमें कुछ और हम कार्य करते हैं। ये आपके छोटे से नए कोण त्रिभुज हैं, हम बी से ई को मिलाते हैं, बी एवं ई, तथा यहां इससे हम जोड़ते हैं सी एवं डी को मिलाया। अब जैसे मिलाते हैं तो समझते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे। तो त्रिभुज का नाम हम लेते हैं ए डी ई में, और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हमारे पास देखा जाए एलएचएस में एडी सबसे पहले है, इधर भी बना सकते हैं, लेकिन एलएचएस में देखें तो एडी है, तो इसको आधार हम लेके चलते हैं। तो इसको अगर देखें तो इसमें लंब जो है से आपका ईएन जो है लंब है आपका एडी पर। तो इसका मतलब ईएन जो हो गया से आपका लंब हो गया और एडी आपका आधार हो गया। तो इसलिए आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर आपके पास फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार आपका एडी हो गया, ऊंचाई आपका ईएन हो गया। इसको आप समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं कि ईएन और किस त्रिभुज का आपका लंब है। तो अगर यहां से देखें ई से एन तक जा रहा है इस प्रकार से, ई देखिए आगे की यहां से देखें मिलता है इस प्रकार से, और ई एक आपका अधिक कोण त्रिभुज बनाता है। और बताया था अभी तुरंत हम कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब जो होता है वो आकृति के अंदर नहीं होकर आकृति के बाहर होता है। तो इस वाले त्रिभुज का अगर हम नाम लिखे तो इस त्रिभुज का नाम जो हो जाएगा कि त्रिभुज, इसका नाम हो गया बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में। तो त्रिभुज बी डी ई में देखते हैं हम लोग, तो अभी तुरंत बताए थे कि यहां से यहां तक आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। तो ईएन आपका लंब है और ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो ये आधार इसमें बीडी है आपका। इसलिए त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, आधार आपका बीडी हो गया और ऊंचाई आपका ईएन हो गया। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। अब हम समीकरण 1 से 2 में भागा दे देते हैं, क्योंकि भुजा को समानुपाती करके लाना है। तो लिखेंगे समीकरण 1/2। तो एलएचएस को एलएचएस से भागा देंगे, आरएचएस को आरएचएस से। एलएचएस में यहां लिखा हुआ है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा में यहां पे लिखा हुआ है त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। आरएचएस को समझे हम, आरएचएस में हमारा लिखा हुआ है 1/2 गुने आधार, आधार हमारा एडी है और ऊंचाई इसका ईएन था। इस त्रिभुज में भी देखें, इसमें आरएचएस में जो लिखा हुआ है 1/2 गुने बीडी गुने ईएन लिखा हुआ है। इसमें जो कटेगा से हम काट देंगे, 1/2 से 1/2 कट गया, ईएन से ईएन कट गया आपका। तो इतना का जो अनुपात आया एडी बटा में बीडी, इसको आप समीकरण 3 मानकर छोड़ दीजिए। तो एक ऊंचाई का हमने प्रयोग किया, वो ऊंचाई आपका ईएन है। अब पुनः हम वहीं से चलते हैं त्रिभुज छोटे वाले में एडीई में। पुनः हम लिखते हैं त्रिभुज एडीई में। तो पुनः त्रिभुज एडीई में देखते हैं कि मेरे पास एक और ऊंचाई, इसका नाम डीएम है। तो इस बार लिखेंगे कि ये जो डीएम जो लंब है, ठीक ना, डीएम एडीई त्रिभुज में हम देखते हैं यहीं तक, सिर्फ इसी में। तो डीएम लंब, तो इसमें आधार ए से लेकर हमारा ई तक हो गया, ए से लेकर ई तक। तो इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। तो आधार हमारा हो गया ए से ई तक, और ऊंचाई जब भी रहे तो ही रहेगा, तो डीएम। इसको समीकरण 3 के बाद हम 4 मान लेते हैं।
अब हम देखते हैं कि डीएम जो है यहां से चल रहा है, डी से तो इधर मिलाते हैं तो सी तक चलेगा। तो इस प्रकार से ये भी एक आपका अधिकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है CDE। तो हम चलते हैं त्रिभुज CDE में। तो CDE में चलते हैं तो इसमें लंब जो है वो डीएम है, आधार जो है CE है। तो इसलिए त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार आपका CE हो गया, ऊंचाई आपका DM। इसको समीकरण हम 5 मान लेते हैं और उसी प्रकार से समीकरण 4 और 5 में भाग दे देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 4/5, LHS को LHS से देंगे, RHS को RHS से। तो इसका जो LHS है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और इसका जो LHS है कि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। RHS देखें तो इसका RHS है 1/2 आधार आपका AE गुने DM, यहां पे लिखा हुआ है 1/2, इसमें लिखा हुआ CE गुने DM। इसमें 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, आपके पास बच गया AE बटा में CE। अब इसको हम समीकरण 5 के आगे 6 मान लेते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि समीकरण 3 का जो आपका LHS है लिखा हुआ है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। समीकरण 6 में देखते हैं तो लिखा हुआ है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ऊपर का देखिए क्षेत्रफल जो है दोनों एक ही त्रिभुज का है, नीचे वाले में देखिए अलग है। तो त्रिभुज BDE है और त्रिभुज CDE है। तो यहां पे देखिए ए है BDE इस प्रकार से और एक है आपका CDE। तो आप नवीं क्लास का एक प्रमेय पढ़े थे कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच, ये दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों के बीच में दोनों त्रिभुज है और एक ही आधार पर, एक ही आधार करने का मतलब है DE, कि दो समांतर रेखा के बीच में जो त्रिभुज बनते हैं और अगर जब दोनों त्रिभुज का आधार अगर एक ही हो तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो इसी कारण से लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज लिख सकते हैं CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। कारण अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया और इसको समीकरण में मान लेते हैं 7, या समीकरण मान सकते हैं या फिर त्रिभुज CDE के जगह पर हम चेंज करके त्रिभुज BDE लिख सकते हैं। तो अगर समीकरण 3, 6 और 7 को देखा जाए, तीनों को संबंध को बैठाया जाए तो इसका दोनों का LHS बराबर हो गया, इसका मतलब इसका RHS भी बराबर हो गया। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि समीकरण 3, 6 और 7 से, तो ये तीनों से क्या संबंध आया कि इसका और ये दोनों का LHS बराबर हो गया। तो RHS आपका निकल के आ गया कि AD बटा में BD बराबर AE बटा में CE। यही जो है से हमारा थेल्स प्रमेय है, या इसको कहा जाता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, छोटे रूप में कहा जाता है BPT, या इसका पूरा नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ठीक ना, धन्यवाद। अगर मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।